बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो खरगोन से है। कल पथराव और आगजनी के बाद कलेक्टर ने पूरे जिले में कर्फ्यू लगा दिया है। इस दौरान सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी होने पर ही लोगों को घर से बाहर वो निकल सकते हैं। प्रतिबंध के दौरान शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात हैं। 400 से ज्यादा की फोर्स सुरक्षा के लिहाज से कर्फ्यू में तैनात की गई है। कल हुए पथराव में एसपी समेत 6 पुलिस जवान जख्मी हुए थे। 70 से ज्यादा लोग अब तक हिरासत में लिए जा चुके हैं। पूछताछ इनसे की जा रही है। डीआईजी तिलक सिंह ने बताया कि हालात पूरी तरह से काबू में है, नियंत्रण में है और दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। संपूर्ण क्षेत्र में कर्फ्यू लगने के बाद चप्पे चप्पे पुलिस तैनात की गई। कोई भी आने जाने वाले को यहाँ पूछताछ की जा रही है। पूरी तरीके से कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। कलेक्टर अनुग्रह प्री के द्वारा आज जो है पूरे संपूर्ण शहर में जो है कर्फ्यू लगा दिया गया है। और डीआईजी जो है उनसे हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि भाई सख्ती से निकला जाएगा। उपद्रवियों को पकड़ा भी जा रहा है। करीब 60 से 70 लोग हैं जिनको अभी फिलहाल में पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। और कभी 24 लोगों का अभी जो प्रारंभिक रूप से सूचना आ रही है, जिसमें 6 पुलिसकर्मी एसपी सहित शामिल है, ये लोग घायल हुए हैं। लगातार पुलिस के द्वारा सर्चिंग की जा रही है। लोगों को घरों से बाहर निकाला जा रहा है। विशेष रूप से जो उपद्रवी थे, जिन्होंने रविवार को करीब 2 घंटे तक तांडव मचाया, उसको लेकर पुलिस के द्वारा लगातार उनकी सर्चिंग की जा रही है। उनको घर से बाहर निकाला जा रहा है, पता लगाया जा रहा है। और प्रशासन का कहना है कि विशेष रूप से डीआईजी जो तिलक सिंह है, उन्होंने लोगों से अपील करी कि वो शांति बनाए रखें, घर में रहे, घर से कोई बाहर नहीं निकले। आशुतोष पुरोहित, न्यूज 18 खरगोन। तो कलेक्टर ने पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया है और एहतियातन अगर मेडिकल इमरजेंसी है तभी बाहर निकलें। बाहर निकलने की कतई जरूरत नहीं। कुछ लोगों की जो बेवकूफी है, उग्रता है, उत्पात है, वो पूरे खरगोन पर भारी पड़ गया है। कल पथराव हुआ। एसपी समेत 6 जवान इसमें पुलिस के हैं, वो जख्मी हो गए हैं। 70 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए हैं। और सहयोगी आशुतोष इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे। सीधे आशुतोष के पास आपको लिए चलते हैं और आशुतोष के पीछे जो खाली सड़क है वो भी आपको नजर आ रही होगी। आशुतोष, क्या स्थितियां, हालात काबू में होने का दावा, क्या कुछ कह रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी? जो जख्मी हुए हैं उनके बारे में भी बताएं आशुतोष। ललित, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो खरगोन रेंज के डीआईजी है तिलक सिंह, उनसे हमारी बातचीत हुई। उनका क्या दावा है कि रात के 2 बजे के बाद से कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई है। स्थिति पूरी तरीके से पुलिस के नियंत्रण में। अतिरिक्त पुलिस फोर्स करीब 400 का जो है बाहर से आ गया है। और खुद जो इंदौर रेंज के आईजी है राकेश गुप्ता, साथ में जो संभाग आयुक्त है पवन शर्मा, वो भी खरगोन में ही मौजूद है। पुलिस द्वारा लगातार सर्चिंग की जा रही है। उपद्रवियों की जो है फुटेज देखे जा रहे हैं कि जो लोगों ने उपद्रव किया था उनको देखा जा रहा है। अभी स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण बताई जा रही है। जहां तक घायल पुलिसकर्मी और एसपी जो सिद्धार्थ चौधरी जो घायल थे, वो खतरे से बाहर है। एक निजी अस्पताल में फिलहाल में वो भर्ती हैं और उनका उपचार किया जा रहा है। डीआईजी ने पहली बार पुलिस अधिकारी ने पुष्टि की है कि उनको गोली लगी है। डीआईजी खुद ने पुष्टि करी कि एसपी को पैर में गोली लगी थी, लेकिन वो निकाल ली गई है। और प्रशासन के द्वारा लगातार सर्चिंग की जा रही है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। चप्पे चप्पे पर ललित पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। और हमारी जो प्रशासनिक अधिकारी है, विशेष रूप से कलेक्टर अनुग्रह प्री, उनसे भी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि आज मेडिकल सुविधाओं को छोड़कर संपूर्ण जो कस्बा है, खरगोन शहर है, उसमें पूरी तरीके से कर्फ्यू लगाया गया है और पुलिस के द्वारा चप्पे चप्पे में पुलिस तैनात कर दी गई है। ललित जी, क्या रियायत को लेकर कोई चर्चा हो पाई? आम लोगों को रियायत को लेकर कोई बातचीत हो पाई? जैसे कि खुद अधिकारी कह रहे हैं कि 2 बजे के बाद किसी तरह की कोई घटना सामने नहीं आई है, मतलब रजिस्टर्ड नहीं हुई है। तो रियायत को लेकर कोई सवाल?
नहीं, फिलहाल में तो आज जो है पूरी तरीके से सख्ती बरती जा रही है। जो डीआईजी है तिलक सिंह, उनका साफ कहना है कि अभी हम फिलहाल में पूरी तरीके से कर्फ्यू रखेंगे और पुलिस बल हमारे पास पर्याप्त आ गया है। सर्चिंग की जा रही है, उपद्रवियों का पता लगाया जा रहा है और विशेष रूप से 60 से 70 लोग जो है अभी पुलिस ने हिरासत में ले लिए हैं और जो घायल है उनका उपचार किया जा रहा है। हालांकि सुखद बात यह है कि स्थिति अब जो है प्रशासन के नियंत्रण में आ गई है। जिस प्रकार से रविवार की देर शाम से करीब 5:30 बजे के बाद जो माहौल बना था और करीब 2 से 3 घंटे करीब रात को 9 बजे तक पूरी तरीके से बेकाबू स्थिति हो गई, लेकिन प्रशासन ने इसको पूरी स्थिति को काबू में कर लिया है और प्रशासनिक अधिकार लगातार दौरे कर रहे हैं। खुद आईजी जो राकेश गुप्ता है वो खुद आ चुके हैं। पहले वो खरगोन में एसपी भी रहे हैं तो उनका चप्पा देखा हुआ है, तो उन्होंने खुद ने ही मौके पे स्थिति को पूरी तरीके से खुद, क्योंकि एसपी घायल है तो राकेश गुप्ता ने खुद अपने कमान संभाल रखी है। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा कि मैंने जिक्र किया था, आप देख सकते हैं आशुतोष के पीछे की पूरी सड़क में सन्नाटा है। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका। तो कुछ लोगों की जो सनक होती है वो इस तरह के सन्नाटे को जन्म देती है, इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। सीएम शिवराज आज रायसेन के दौरे पर रहेंगे और आज जलाभिषेक अभियान का यहां से आगाज होना है। सिर्फ रायसेन ही नहीं, वो दमोह के दौरे पर भी रहेंगे। ज्योतिबा फुले जयंती कार्यक्रम, समाज सेवी ज्योतिबा फुले, उनकी जयंती पर कार्यक्रम होना है और उसमें भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। स्त्री शिक्षा को लेकर ज्योतिबा फुले और उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता, यही वजह है कि हर बार उन्हें नमन किया जाता है। ज्योतिबा फुले की जयंती पर जो कार्यक्रम होना है उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। इसके अलावा एक और खास बात कि सीएम शिवराज आज रायसेन के दौरे पर रहेंगे। जलाभिषेक अभियान का आगाज होना है। रायसेन आज 2 वजह से सुर्खियों में है। एक, मुख्यमंत्री का दौरा यहां पर रहेगा। एक, राज्य स्तरीय जलाभिषेक अभियान जल संरक्षण को लेकर यहां पर शुरू होगा। दूसरा, आज सोमेश्वर धाम जाने की बात उमा भारती की तरफ से भी कही गई है। कलेक्टर ने कह दिया है कि हम असमर्थ हैं। तो इन 2 वजहों से आज रायसेन सुर्खियों में बना हुआ है। दमोह का भी आज दौरा करने वाले हैं मुख्यमंत्री। दमोह में ज्योतिबा फुले की जयंती को लेकर एक कार्यक्रम है और इसमें वो शामिल होंगे। तो सीएम शिवराज का दौरा और सहयोगी रंजना आपको नजर आ रही होंगी। रंजना के पास आपको लिए चलेंगे। रंजना, विस्तार से दोनों दौरों के बारे में बताएं। जी ललित, बिल्कुल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज जल अभियान की शुरुआत करेंगे, जिसमें रायसेन जिले से इस अभियान की शुरुआत की जाएगी और करीब 60 विकास खंडों में जो मुख्यमंत्री जल शक्ति अभियान है इसका शुभारंभ किया जाएगा। और इसी के साथ ही जो भी 5009 से ज्यादा जो अमृत सरोवर है और पुष्कर समृद्धि अभियान के तहत 10,000 से ज्यादा जो विकास कार्य हैं उनका आज जो शुभारंभ है वो किया जाएगा। और ग्राम पंचायतों में बड़े स्तर पर जो जल संरक्षण और जल संवर्धन के कार्य हैं वो शुरू किए जाएंगे, ताकि लोग भी अवेयर हो सकें इन जल को बचाने की दिशा में। और खास करके ग्रामीण इलाकों में जल संवर्धन और जल जो संरक्षण है उसको लेकर जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है वो प्रदेश के नागरिकों को संबोधित भी करेंगे। यानी मध्य प्रदेश में जिस तरीके से तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं और उसके बाद इसकी रूपरेखा कई 1 से 2 साल पहले रखी गई थी, जिसकी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज शुभारंभ करने जा रहे हैं। और एक बड़े अभियान के तहत आज इस अभियान की शुरुआत रायसेन जिले के कहुआ जो गांव है उससे होने वाली है। ललित, बिल्कुल बिल्कुल रंजना। एक और खास बात है रंजना कि आज रायसेन 2 वजहों से फोकस में है। एक तरफ सीएम साहब का दौरा भी होना है, दूसरी तरफ उमा भारती ने भी ये कह रखा है कि आज वो सोमेश्वर धाम जा सकती हैं। बड़ी कश्मकश हो जाएगी प्रशासन के लिए। रंजना,
जी ललित, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उमा भारती, वो 2-3 दिन पहले ही इस बात को लेकर जो पत्र लिख चुकी हैं रायसेन जिले में, और उन्होंने ये भी कहा है कि तमाम व्यवस्थाओं को लेकर भी जो वहां के प्रशासन है उसको निर्देश दिए गए थे। हालांकि आज उमा भारती सोमेश्वर धाम के पट खुलवाने के लिए पहुंचेंगी, जहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, और एएसआई ने सोमेश्वर धाम के जो पट खुलने से मना कर दिया है। पूर्व जो मुख्यमंत्री उमा भारती का कहना था कि वो वहां पहुंचेंगी, और सालों से जो सोमेश्वर धाम में जो शिव भगवान जी बंद हैं उनका अब जलाभिषेक किया जाएगा। और इसी बात को लेकर जो पंडित प्रदीप मिश्रा है उन्होंने भी कहा था कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है और सालों से सोमेश्वर धाम के पट बंद हैं, और इसी बात के बाद जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उमा भारती वो वहां पर पहुंचेंगी आज, और जलाभिषेक कर पट खुलाने की जो शुरुआत है वो करेंगी। हालांकि एएसआई ने सोमेश्वर धाम के जो पट खुलने से मना कर दिया। अब ऐसे में देखना होगा कि आज रायसेन जिले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी रहेंगे और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी पहुंचेंगे। ऐसे वहां पर जलाभिषेक अभियान की शुरुआत भी होने वाली। ऐसे में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम भी किए गए ताकि किसी भी तरह से कोई अव्यवस्था या कोई अन्य तरह की जो स्थिति है या वाद विवाद है वो वहां पर निर्मित न हो। ललित, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रंजना आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी कुछ और अहम खबरों को लेकर रंजना के पास हम जाएंगे। और जैसे कि हमने जिक्र भी किया कि आज पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती रायसेन के सोमेश्वर धाम जा सकती हैं। सोशल मीडिया पर उन्होंने ये जानकारी दी। किले में बंद शिव मंदिर में जलाभिषेक करना चाहती हैं। ये मंदिर सिर्फ एक दिन खुलता है। कलेक्टर ने मंदिर खोलने में असमर्थता जताई है। रायसेन कलेक्टर ने पूर्व सीएम उमा भारती को पत्र लिखकर बाकायदा वहां की जो वास्तु स्थिति है, प्रेजेंट सिचुएशन, उससे अवगत कराया है। रायसेन किले पर स्थित शिव मंदिर केंद्रीय पुरातत्व विभाग के अधीन है। जिला प्रशासन और राज्य सरकार गर्भगृह को खोलने का निर्णय नहीं ले सकती। अगर पुरातत्व विभाग अनुमति देता है तो आपको अवगत करा दिया जाएगा। इसी से जुड़ा अपडेट रंजना ने भी दिया कि एएसआई जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पुरातत्व विभाग, वो मना कर चुका है इस अनुमति को लेकर। और अब बड़ी खबर गर्मी से जुड़ी हुई। अप्रैल में दिन में भीषण गर्मी तो रातें ठंडी हो रही हैं। 14 दिनों से भोपाल में रातें ठंडी हैं। दिन और रात के तापमान में 20 डिग्री का अंतर है। दिन में अप्रैल के महीने में ही लू चलने की शुरुआत हो चली है। और रंजना लगातार बनी हुई है। एक बार फिर रंजना के पास आपको लिए चलेंगे। रंजना, मौसम का भी अपडेट दें। ऐसा लगता है कि गर्मी अभी और तपाएगी। दूसरा, ये जो 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर है ये भारी पड़ेगा लोगों की सेहत पर। रंजना, जी ललित, बिल्कुल मध्य प्रदेश में जो लगातार भीषण गर्मी पड़ रही है और खास करके इसकी शुरुआत अगर कहें तेज गर्मी की और बढ़ते हुए तापमान की, तो मार्च के दूसरे हफ्ते से ही इसकी शुरुआत हो गई थी। और अप्रैल का पहला हफ्ता है ऐसा जब अप्रैल के पहले हफ्ते की शुरुआत से ही लू का प्रकोप लगातार देखने को मिल रहा है और टेम्परेचर भी 45 डिग्री के पार पहुंच गए हैं ललित। और कई शहर ऐसे हैं, करीब 10 से 12, जहां पर 40 से 42 डिग्री के पार तापमान पहुंच गया है। लेकिन यहाँ पर दो तरह जो स्थितियां हैं वो पूरी तरह से अलग अलग बनी हुई हैं, जिसमें दिन का तापमान बहुत ज्यादा पहुंच रहा है तो वहीं रात के तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। यानी दिन और रात का तापमान है उसमें 20 डिग्री का जो अंतर है वो देखने को मिल रहा है। यानी दिन के तापमान जहां 4 से 5 डिग्री ऊपर पहुंच रहा है तो वहीं रात के तापमान में सामान्य से 4 से 5 डिग्री की जो गिरावट है वो दर्ज हो रही है। और ये लोगों की सेहत के लिए जरूर मुश्किलें खड़ी कर सकता है, क्योंकि अगर इस तरीके से मौसम में जो अंतर बना रहेगा तो जाहिर सी बात है कि लोगों के स्वास्थ्य के लिए जरूर मुश्किल खड़ी कर सकता है, क्योंकि एक तरफ तो भीषण गर्मी पड़ रही है, दूसरी तरफ रातें ठंडी हो रही हैं। तो ऐसे में अब जो अलग तरह की जो बीमारियां हैं वो लोगों को जरूर घेर सकती हैं। और खास करके जब मई का महीने की शुरुआत होती है तब नौतपे की शुरुआत होती है, लेकिन नौतपे जैसी गर्मी का एहसास इस बार मार्च और अप्रैल के महीने में ही हो रही है। और खास करके जिस तरीके से तापमान बढ़ रहा है वो बाकी लोगों के लिए थोड़ी सी परेशानी जरूर खड़ी कर रहा है ललित। बिल्कुल, ये परेशानी खड़ी करने वाली बात भी है। बहुत बहुत शुक्रिया रंजना, लगातार अपडेट मौसम का दे रही थी। और ऐसा लगता नहीं कि कुदरत अभी इम्तिहान लेना रोकेगी। इधर खैरागढ़ उपचुनाव का चुनावी शोर
थम गया है और उपचुनाव को जीतने के लिए बीजेपी कांग्रेस के दिग्गज अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। उपचुनाव के लिए अब डोर टू डोर कैंपेनिंग शुरू हो गई है। 12 अप्रैल को वोटिंग है, 16 अप्रैल को नतीजे आएंगे। देवव्रत सिंह के निधन से ये सीट खाली हुई है। कांग्रेस की तरफ से यशोदा वर्मा, बीजेपी की तरफ से कोमल जंगेल, जेसीसीजे नरेंद्र सोनी मैदान में हैं। खैरागढ़ में यह दावा किया जा रहा है कि मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच का है, लेकिन जोगी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और चलिए सीधे राजनांदगांव लिए चलते हैं। राकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, अब डोर टू डोर कैंपेन जी ललित, निश्चित ही कल शाम से शोरगुल वाला जो प्रचार प्रसार है वो 5 बजे से कल शाम से थम गया है। अब जो प्रत्याशी हैं, जो वहाँ के लोकल नेता हैं, वो अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, चाहे भाजपा के हों, कांग्रेस के हों, जेसीसीजे के हों। डोर टू डोर, द्वार द्वार, घर घर पहुँच कर ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अपने लिए वोट की अपील कर रहे हैं, अपने पक्ष में वोट डालने की बात कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि खैरागढ़ जो विधानसभा सीट है उसमें जो उपचुनाव हो रहा है वो देवव्रत सिंह के निधन के बाद हो रहा है, और ये जो चुनाव है वो काफ़ी हाई प्रोफाइल माना जा रहा है, और कांग्रेस और भाजपा अपनी पूरी जोर आजमाइश कर रही है इस सीट के लिए। ललित, वाकई जोर आजमाइश, और जाहिरा तौर पर एक पार्टी है जिसकी साख का सवाल है और एक पार्टी के लिए ये मसला दरअसल संजीवनी का है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़े हुए थे, और राजनांदगांव का जो अपडेट है वो भी, मतलब खैरागढ़ का जो भी अपडेट है वो हम वक्त वक्त पर आपको बताएंगे। इस वक्त रायपुर से बड़ी खबर मिल रही है। सरकारी कर्मचारियों का सामूहिक अवकाश, आज से ये सामूहिक अवकाश पर है। 34% डीए के लिए ये सामूहिक अवकाश, बुधवार तक ये छुट्टी पर रहेंगे। मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार तक छुट्टी पर। 3 दिन की छुट्टी से तालाबंदी जैसी स्थिति बन जाएगी। संयुक्त कर्मचारी संघ ने एक आपात बैठक बुलाई है और थोड़ी देर बाद ये आपात बैठक होनी है। अवकाश और हड़ताल को लेकर नई रणनीति बनेगी। सरकारी अवकाश के कारण गुरुवार से रविवार तक सरकारी अवकाश भी है, तो अब चेंज किया जाएगा रणनीति में कि आगे कैसे विरोध प्रदर्शन को जारी रखना है। गुरुवार से रविवार तक सरकारी अवकाश है, और 3 दिन की जो सामूहिक छुट्टी है वो ले रखी है इन कर्मचारियों ने। तो पूरा का पूरा हफ्ता इस तरह से आपके लिए परेशानी भरा गुजरने वाला है। सरकारी कर्मचारी लगातार प्रदर्शन के दौर चल रहे हैं, और सिर्फ अलग अलग महकमे के जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर हैं। अब संयुक्त कर्मचारी संघ ने 3 दिन का सामूहिक अवकाश ले लिया है। बुधवार तक अवकाश है, गुरुवार से सरकारी छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। एक आपात बैठक भी बुलाई गई है। आपात बैठक में आगे की रणनीति, किस तरह से सरकार के सामने अपनी मांगे मनवाने के लिए दबाव बनाया जाए, इस पर कर्मचारी संघ लगा हुआ है। अवधेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश, पूरी जानकारी। 3 दिन सामूहिक अवकाश हो जाएगा, गुरुवार से सरकारी छुट्टी हो जाएगी, और पूरा हफ्ता परेशान होगी तो पब्लिक। बिल्कुल, निश्चित तौर पे देखिए, जिस तरह से 32% डीए और 7वें वेतनमान के अनुसार से एचआरए देने की मांग को लेकर लगातार सरकार से मांग की जा रही थी, और इन तमाम मांगों के बाद अब जो है आंदोलन की राह अख्तियार अधिकारी कर्मचारी संघ ने किया है। कल देर रात तक बैठकों का दौर लगातार चलता रहा कि आंदोलन का स्वरूप क्या होगा, हड़ताल का स्वरूप क्या होगा, और अंततः ये तय किया गया कि आज, कल, परसों, मतलब 3 दिनों तक जो है वो सामूहिक अवकाश लिया जाएगा, जिसकी जो अर्जियां हैं वो अपने अपने विभाग को भेज दी गई है। लेकिन इसके बाद अचानक से ये बात निकल के आई, जो आला अधिकारी है उनके स्तर से कर्मचारी संघ के जो नेता है उनसे बातचीत हुई, और ये कहा गया कि अगर आप 3 दिन हड़ताल करेंगे तो आने वाले 4 दिन तक
मतलब 14, 15, 16, 17 तारीख को, गुरु, शुक्र, शनि, रविवार को, क्योंकि शनि रविवार को ऐसे ही छुट्टी की घोषणा की गई है। गुरुवार को गुड फ्राइडे है और गुरुवार को जो है वो अंबेडकर जयंती के कारण जो है अवकाश रहेगा। तो ऐसे में पूरा हफ्ता जो है वो बाधित होगा, कामकाज ठप रहेगा। इसलिए जो है अब संघ ने आनन फानन में आपात बैठक बुलाई है। कुछ देर बाद बैठक शुरू होगी और बैठक में संभवतः निर्णय लिया जाएगा कि कैसे आगे इस पर रणनीति बनाई जाए, कैसे हड़ताल के स्वरूप को तय किया जाए, ताकि सरकार पे न केवल दबाव बन सके, उनकी मांगों को मानी जा सके और उनके जो आंदोलन का जो असर है वो भी दिखाई पड़े। तो कुल मिला के ये ललित कि अभी भी संगठन जो है वहां की स्थिति में है कि करे कि क्या करे, कैसे हड़ताल को अंजाम दे, क्योंकि जो 7 दिनों का अवकाश होगा, 7 दिनों की तालेबंदी होगी, तो निश्चित तौर पे एक बड़ा असर जो है तमाम कामकाजों पे पड़ेगा। क्योंकि दावा किया जा रहा है कि 32 ऐसे संगठन है जो इस हड़ताल में शामिल होंगे। 32 संगठन अगर शामिल होंगे और डीए और एचआरए की मांग को लेकर सभी कर्मचारी, चाहे वो कलेक्टेड स्तर की निम्न, अब जो चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी हो उनकी बात कर ली जाए या द्वितीय वर्ग के अधिकारी हैं उनकी बात कर ली जाए, सभी इस मांग की जद में है, सभी इस हड़ताल से प्रभावित होंगे। तो ऐसे में पूरे प्रदेश में एक हफ्ते तक शासकीय कामों में तालाबंदी की स्थिति बन जाएगी और संभवतः यही वजह है कि अब आनन फानन में बैठक करके जो नया स्वरूप है वो तय किया जाएगा। एक और बात है अवधेश के लगातार कर्मचारियों का बढ़ता आक्रोश, अलग अलग महकमों की भी बात कर ली जाए, अलग अलग महकमे के कर्मचारी या जो संविदा से जुड़े हुए थे अस्थायी कर्मचारी, ये जो अलग अलग महकमे और फिर कर्मचारी संघ, ये आक्रोश बढ़ रहा है, इस पर फोकस होने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए कल ही जो है ये खबर आई कि 40,000 के करीब जो कर्मचारी हैं वो लगातार हड़ताल पे है, चाहे वन कर्मी की बात कर ली जाए, रेंजरों की बात कर ली जाए, या फिर अनियमित जो विद्युत कर्मी है उनकी बात कर ली जाए, मिताननों की बात कर ली जाए। तो ऐसे हजारों की संख्या है जो इन दिनों हड़ताल पे है और आक्रोश धीरे धीरे पनपता जा रहा है। दरअसल सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी समस्या जो है ललित, वो सरकार के सामने ये है कि जो अनियमित कर्मचारी है, जिन्हें नियमित करने का जो आश्वासन दिया गया था 2018 के घोषणा पत्र में, उस मांग को लेके जो है लगातार आंदोलन किया जा रहा है। इसी बीच फिर से एक बार केंद्र ने महंगाई भत्ता बढ़ा दिया, तो ऐसे में केंद्र के समान महंगाई भत्ता क्यों न राज्य के कर्मचारियों को मिले, इस बात को लेके भी जो धीरे धीरे आक्रोश पनपता जा रहा है। और यही आक्रोश की वजह है कि अब धरातल पे हड़ताल की स्थिति बन रही है कि 7 दिनों की तालाबंदी संभवतः हो सकती है। हालांकि अंतिम निर्णय कुछ देर बाद आ जाएगा, लेकिन कुल मिला के कि लगातार कर्मचारी हो, अधिकारी हो, इनका जो दबाव है वो सरकार पे बनता जा रहा है। ये दबाव बनाने की ये तमाम रणनीतियों के तहत धरातल पे उतर रहे हैं कि कैसे अपनी मांगों को मनवाया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अवधेश हमारे साथ जुड़े हुए थे, विस्तार से उन्होंने जानकारी भी दी। और अब भोपाल से मिल रही बड़ी खबर का रुख करेंगे। सीएम शिवराज आज बड़ी बैठक करने वाले हैं। मई में प्रस्तावित विदेश यात्रा को लेकर वो बैठक करेंगे। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सीएम मई के दूसरे हफ्ते में विदेश यात्रा करेंगे। अमेरिका, जर्मनी, लंदन समेत 5 देशों की वो यात्रा करने वाले हैं और रात 8:30 बजे तैयारी को लेकर एक अहम बैठक है। 5 साल बाद होगा कि सीएम विदेशी दौरे पर रहेंगे। सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, 5 साल बाद विदेशी दौरा। बिल्कुल ललित, देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मई के दूसरे हफ्ते में ये जो दौरा है 5 देशों का वो प्रस्तावित है, जिसमें स्विट्जरलैंड, लंदन, अमेरिका और जर्मनी, ये जो देश हैं वो शामिल हैं। और ये दरअसल जो दौरा है मुख्यमंत्री का वो इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले जो 2-3 साल रहे हैं वो कोरोना के रहे हैं और उससे पहले भी मुख्यमंत्री का कोई दौरा विदेश का नहीं हुआ। तो 5 साल बाद ये विदेश दौरा होने जा रहा है और इस विदेश दौरे को लेकर अहम बात यह है कि जो निवेशकों को आकर्षित करने की बात है मध्य प्रदेश में वो की जा रही है। और नवंबर में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो कोरोना की वजह से नहीं हो सकी थी, तो उसमें भी जो निवेशक हैं उनको मुख्यमंत्री बड़े बिजनेसमैन हैं उनको आमंत्रित करेंगे और उसको लेकर एक तैयारियों के लिहाज से आज एक महत्वपूर्ण बैठक रात में होगी, जिसमें मुख्यमंत्री इस मई के दूसरे महीने में प्रस्तावित 5 देशों के विदेश दौरे को लेकर चर्चा करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शरद इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शरद विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद रायगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें। एनटीपीसी के खिलाफ आर्थिक नाकेबंदी। एनटीपीसी
लारा के खिलाफ मोर्चा खोला गया है। भू विस्थापितों बेरोजगार युवकों ने मोर्चा खोला है। एनटीपीसी के आने वाली गाड़ियों को रोक दिया गया है। गाड़ियों की लंबी लंबी कतार लग गई है। और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। गाड़ियों को रोक दिया गया है। प्रदर्शन है एक तरह का। पुलिस मौके पर है। सालों से दरअसल नौकरी की मांग ये लोग कर रहे हैं। बसाने की मांग खुद को की जा रही है और अब भू विस्थापितों और बेरोजगारों ने मोर्चा खोल दिया है। एनटीपीसी की तरफ जाने वाली गाड़ियों को रोक दिया गया है। कई युगल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, पूरी जानकारी विस्तार से, फिलहाल क्या स्थिति? जी ललित, देखिए 2014 से लगातार ग्रामीण है 13 गांव के जो विस्थापित है वो लगातार अपनी मांगों को लेकर के आवाज बुलंद करते रहे। एक साल तक इनको आंदोलन भी करना पड़ा, पर कंटिन्यूअस एक साल तक ये आंदोलन किए, फिर भी इनकी जो जायज मांगे हैं, नियुक्ति की मांग है, नौकरी की मांग है, साथ ही साथ भू स्थापन नीतियों के तहत जिस तरह से इनको लाभ देना था एनटीपीसी द्वारा अभी तक नहीं दी गई है। समय समय पर लगातार आंदोलन करते हैं। फिलहाल आज तड़के सभी जो ग्रामीण हैं उन्होंने आर्थिक नाकेबंदी कर दी है। एनटीपीसी लारा परियोजना में जितनी भी जो गाड़ियां जाती हैं सभी गाड़ियों को रोक दिया गया है। एक बड़ा आंदोलन इसे कहा जा सकता है। इससे करोड़ों रुपए का नुकसान हो सकता है ललित, अगर जल्द ही आंदोलन खत्म नहीं हुआ तो। जिस तरह से जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, युवा हैं, उनकी जो झिलगी टाल, लारा तमाम 13 गांव ऐसे हैं जहाँ के विस्थापितों की जमीन अधिग्रहित की गई थी। उन्हें विस्थापन नीति के तहत फायदा भी नहीं मिला है। साथ ही साथ दर्जनों ऐसे युवा हैं जो आज भी जो है बेरोजगार है, उनकी जमीन छीन ली गई है, लेकिन उन्हें जो है रोजगार अभी तक नहीं मिला। सूचना के बाद पुलिस और जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची हुई है। समझाइश जारी है, लेकिन अभी भी आर्थिक नाकेबंदी कर दी गई है। कई किलोमीटर तक की जो लंबे जो लाइन है, वाहनों की आवाजाही जो होती है एनटीपीसी पर, जो है कच्चे माल लेकर के जाते हैं या ले जाते हैं, तमाम जो गतिविधियां हैं वो पूरी तरह से ठप हो गए हैं। ग्रामीण है पूरी तरह से लामबंद है, मान मनोवल जारी है। जी ललित, ये बड़े हैरत की बात है युगल कि 13 गांव हैं, 13 गांव इससे प्रभावित हैं। अब तक क्यों नहीं सुना गया 2014 से लेकर अब तक? और अब क्या विकल्प है? एनटीपीसी की तरफ से अगर कोई जवाब रहा हो तो वो भी बताएं युगल। जी देखिए, सेंट्रल की परियोजना है ललित, और यहाँ पर राज्य के जो आला अधिकारी है, यहाँ तक के एनटीपीसी के जो आला अधिकारी हैं वो कलेक्टर की बात को भी नजरअंदाज करते हैं। कई दौर की वहाँ वार्ताएं हुई हैं और यहाँ तक के मंत्री, प्रभारी मंत्री, तमाम ऐसे जो राज्य के हुक्मरान हैं उन्होंने उन्हें आदेश भी दिया था कि जल्द से जल्द जो है विस्थापन नीति के तहत उनकी सुविधाएं दी जाए। साथ ही साथ जो बेरोजगार है, जो जायज उनकी जो मांगे हैं उन्हें माना जाए। लेकिन एनटीपीसी प्रबंधन जो हठधर्मिता हमेशा करता है, यही वजह है कि बार बार इस तरह की स्थितियां बनने रहती है। एनटीपीसी लारा जब जो की शुरुआत हुई, उसकी नींव रखी गई, तब से लारा जो परियोजना है वो सुर्खियों में रही। करोड़ों रुपए के भूमि घोटाले वहां पर हुए, उसको लेकर के सुर्खियां वहां पर एनटीपीसी ने बटोरा था। एसडीएम सहित तमाम जो एनटीपीसी के कई अधिकारियों के खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ था कोर्ट में, अभी भी मामला विचाराधीन है। परियोजना शुरू से इस तरह से सुर्खियों में रही है, लेकिन अभी भी वहां के जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय बासिंदे हैं, औद्योगिक जो है उद्योग की काली छाया उन पर पड़ी हुई है और जिस तरह से धूल धुआं में उनकी जिंदगी दूभर हो गए, अभी भी विस्थापन नीति के तहत उन्हें व्यवस्थापित नहीं किया गया है। ये सबसे बड़ी बात है। यही वजह है कि रुक रुक कर आवाजें बुलंद की जाती है और इससे परियोजना के काम ठप होते हैं। करोड़ों रुपए के जो नुकसान है वो सेंट्रल को होता है। इसके साथ ही साथ कई तरह के नुकसान है, आर्थिक रूप से भारी क्षति होती है। लेकिन अधिकारियों की अकड़मन्यता कहें या फिर कह सकते हैं ललित की इस तरह से तानाशाह रवैये की वजह से जो जायज जो उनकी मांगे हैं उन पर ना तो कभी तवज्जो दी जाती है, ना ही उनकी बातों को सुना जाता है। जी ललित। युगल, अगर स्थितियां यही रहीं और अगर करोड़ों के नुकसान की स्थितियां बनी रहीं तो ये राज्य वर्सेस केंद्र की स्थिति भी बन जाएगी, राज्य बनाम केंद्र की स्थिति भी बन जाएगी फिर युगल।
जी बिल्कुल ललित, आप सही कह रही है। पुशौर जो क्षेत्र के जो ग्रामीण है, पहली तो परियोजना इनकी जो 13 गांव के लोग हैं उनकी जमीन अधिग्रहित कर दी गई एनटीपीसी लारा के लिए। अभी 7 से 8 ऐसे गांव हैं जिनकी जमीन अधिग्रहित सेंट्रल द्वारा की गई है एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए, और अभी भी काम अधूरा हुआ है, लटका हुआ है। जब एनटीपीसी परियोजना गति पकड़ लिया है और यहाँ पर निर्माण जो है उद्योग चालू हो गए हैं, बावजूद इसके आप सोचिए 2014 से अब तक अपनी आवाजों को बुलंद करने जो है ग्रामीणों को करना पड़ रहा है। लगभग 4000 एकड़ जमीन है वो अधिग्रहित की गई है, बावजूद इसके उन्हें जो लाभ देना था भू विस्थापित नीतियों के तहत वो अभी तक नहीं मिल पाया है। औद्योगिकरण की भेंट कई गांव के लोग चढ़ गए हैं, बेरोजगार हो गए हैं, उनकी खेत छीन ली गई, अभी उन्हें वो रोजगार भी नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ वही धूल धुएं और में उनको जीवन यापन करना पड़ रहा है। ये एक बड़ी विकट स्थिति से कह सकते हैं ललित कि सरकार जो है, केंद्र सरकार ऐसे मामले को लेकर के बिल्कुल नजरअंदाज नहीं है, और जब केंद्र सरकार उसमें सामंजस्य स्थापित करना चाहता है तो आला अधिकारी उनकी बातों को नहीं मानते। पैमाना भले ही कुछ भी हो रोजगार का, लेकिन वो पृथक से पैमाना तय करके लोगों को उनकी जो जायज हक है उनसे वंचित करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया युगल इस तमाम जानकारी के लिए। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद अब बात करेंगे न्यूज 18 की खबर के बड़े असर की। पुलिस की गुंडागर्दी के मामले का वीडियो सामने आने के बाद एसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। एसडीओपी गायत्री तिवारी को मामले की जांच सौंपी गई है। आपको बता दें कि सिटी कोतवाली थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी अभिषेक सिंह परिहार का एक शख्स की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद न्यूज 18 ने इस मामले को प्रमुखता से उठाया था। वीडियो सामने आने के बाद इस मामले में जांच के आदेश दिए गए। तो एक बार फिर बता दें, खबर का बड़ा असर, सीधी का ये पूरा मामला है, और अब एसडीओपी गायत्री तिवारी इस पूरे मामले की पड़ताल करेंगी। ये वीडियो सामने आया था, गुंडागर्दी का ये वीडियो न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस मामले को दिखाया और तत्काल जांच के आदेश दिए गए हैं। तत्कालीन थाना प्रभारी अभिषेक सिंह ने ये पिटाई की थी। एक तरफ वो वायरल वीडियो भी आप देख रहे हैं, और अब दुर्ग से बड़ी खबर आपको बता दें, भिलाई में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। आपस में 5 गाड़ियां टकरा गई हैं। इस हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई है, 6 लोग जख्मी हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। भिलाई के डबरा पारा में ये हादसा सामने आया है। भिलाई में बड़ा सड़क हादसा, आपस में 5 गाड़ियां टकरा गई और इसमें बाइक सवार युवक की मौत हुई है, 6 लोग जख्मी हुए हैं। अस्पताल में इन्हें भर्ती करवा दिया गया है। सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, क्या अपडेट इस मामले में? घायलों की स्थिति कैसी? देखिए, घायल की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है, लेकिन हादसा काफी बड़ा था जिसमें एक युवक की जान चली गई है और करीब 6 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। पूरा मामला ये है कि भिलाई के डबरा क्षेत्र का है, जहां पर 4 लेन सड़क पर एक कार सबसे पहले एक बाइक सवार को ठोकर मारती है, जिसमें बाइक सवार जो चालक होता है वो काफी गंभीर अवस्था में होता है। उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है और उसकी पत्नी जो है वो घायल होती है। इस घटना को देखने के बाद में जो 4 लेन के पीछे में जो ट्रक आ रहा था उसने जोरदार ब्रेक मारा और उसके पीछे जो कार चल रही थी वो कार उसके डाले के अंदर घुस गई। इतना ही नहीं, उसके पीछे जो ट्रक आ रहा था उसने अपनी कार को, उसकी कार को चपेट में ले लिया। तो इस तरह से एक के बाद एक वाहन जो है वो एक दूसरे से टकरा गए हैं। 5 वाहन इसमें एक दूसरे से टकराए हैं, जिसमें एक की मौत हो गई है। एक की बताया जा रहा है कि थोड़ा सा हालत गंभीर है, जिसका इलाज जारी है। बाकी अन्य लोग खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। तो इस तरह से देर रात ये हादसा हुआ है। 4 लेन सड़क में लगातार इस तरह के हादसे हो रहे हैं और जिस जगह में हुआ है वो दुर्घटनाजन्य क्षेत्र भी बना हुआ है। लेकिन अभी तक ऐसी सुरक्षा की जो बात की जा रही है कि वहां पर 4 लेन में जो ओवरब्रिज का निर्माण किया जा रहा है वहाँ अक्सर इस तरह के हादसे हो रहे हैं, लेकिन रोक पाने के लिए पुलिस जो है वो नाकाम साबित हो रही है। जी, ये ब्लैक स्पॉट जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये हादसे यहाँ अक्सर होते हैं,
बावजूद इसके इतनी तेज रफ्तार की एक के बाद एक 5 गाड़ियां इसकी रफ्तार के चलते एक दूसरे की चपेट में आई हैं। मिथिलेश, ये हैरत की बात है। निश्चित रूप से देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये NH 53 कहलाता है, जो सबसे प्रमुख मार्ग है और रायपुर और भिलाई के बीच में है। वहां पे 5 ओवरब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन ओवरब्रिज का निर्माण धीमी गति के होने की वजह से जो है वो रास्ता काफी सकरा हो गया है और निर्माण अभी चल रहा है। अक्सर इस तरह के हादसे हो रहे हैं क्योंकि सर्विस रोड का ही इस्तेमाल किया जा रहा है वहां पर, और कई बार ये चेतावनी भी दी गई है कि वहां पर हम घटनाओं को रोकने के लिए प्रयास करें, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। रास्ता काफी सकरा है और वाहनों की जो गति है काफी तेज होती है। 4 लेन का मामला है पूरा, क्योंकि ट्रकों के आना जाना भी होता है, आम लोग भी वहां से गुजरते हैं, क्योंकि भिलाई के दोनों ओर जो है वो शहर बसा हुआ है और बीच से जो है 4 लेन सड़क निकली हुई है। तो आम लोगों के साथ साथ शहरवासियों के साथ साथ यहाँ पे भारी वाहनों का भी दबाव होता है, इसलिए ये जो एरिया है वो काफी डेंजरस बना हुआ है। और यही वजह है कि आए दिन हादसे हो रहे हैं और इस तरह का एक हादसा सामने आया है कि फिर एक युवक की जान चली गई जो अपनी पत्नी को लेकर अपने घर जा रहा था। इसके पूर्व में एक मीडिया महिला कर्मी भी जो है उसी जगह पे, उसी के नजदीक ही वो ठीक ऐसे ही सड़क हादसे का शिकार हुई थी, जिसकी उसकी मौत हो गई थी। ये 1-2 मामले नहीं है ललित, इस तरह के और भी कई मामले हैं जब इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। कुछ दिन पूर्व भी एक ट्रक ने एक बाइक सवार को 100 मीटर की दूरी पर इसी तरह से अपनी चपेट में ले लिया था, जिससे दर्दनाक उसकी मौत हो गई थी। तो अब सबसे पहले प्रशासन को यही ध्यान देना होगा कि किसी तरह से सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सुरक्षा के इंतजाम किए जाए और कोशिश ये की जाए कि जल्द से जल्द हमारे जो ओवरब्रिज का निर्माण किया जा रहा है वो अपनी रफ्तार पकड़े, ताकि इस तरह की घटनाओं पर जो है वो अंकुश लगाया जा सके। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। और अब डिंडौरी से मिल रही है बड़ी खबर। शॉर्ट सर्किट के चलते घर में आग लगी है और आग की चपेट में 3 दुकानें भी आ गई हैं। शाहपुरा थाने के गांधी चौक की ये पूरी घटना है। शाहपुरा का ये मामला है। शॉर्ट सर्किट के चलते घर में आग लगी और देखते ही देखते 3 दुकानों को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। और अब बड़ी खबर भोपाल से। प्रदेश में अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी तैयार हुई है। इस पॉलिसी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने पर फोकस किया गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 60% बढ़ाने का टारगेट रखा गया है। इंदौर भोपाल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट 5% के आसपास है। पॉलिसी को मंजूरी के लिए कैबिनेट में भेजने की तैयारी भी की जा रही है। भोपाल से एक और बड़ी खबर। भोपाल में इस बार 11,000 से ज्यादा रजिस्ट्री हुई हैं और इन रजिस्ट्रियों के जरिए यानी पंजीयन के जरिए 2200 करोड़ के सौदे हुए हैं। पिछले साल से 14% ज्यादा रजिस्ट्री हुई है। अप्रैल में प्रॉपर्टी के दाम बढ़ने के ठीक पहले मार्च में ये बम्पर रजिस्ट्रियां पंजीयन हुए हैं। और अब इंदौर से बड़ी खबर आपको बता दें। मंत्री की विभागीय बैठक में इस बात का खुलासा हुआ, मॉडल स्कूल की बिजली काट दी गई। बिजली कंपनी ने यह कनेक्शन काटा है। सांवेर का स्कूल मॉडल स्कूल घोषित हुआ था और उसी की बिजली काट दी गई। हालांकि मंत्री सिलावट ने फटकार भी लगाई है, कंपनी को फटकार लगाई है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी फटकार लगाई गई है। और बड़ी खबर इंदौर से। एक एयरलाइन कंपनी की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जर्मन यात्री को एयरपोर्ट पर इसके चलते रात गुजारनी पड़ी है। ई वीजा मान्य नहीं होने की अधिकारियों को जानकारी थी और एयरपोर्ट अधिकारियों को इस बात की जानकारी नहीं थी। दूतावास की विशेष अनुमति पर इजाजत मिली। जुलाई में ई वीजा को मान्यता मिल चुकी है।
और अब खबर ग्वालियर से। ग्वालियर में जमीन पर दबंगों के कब्जे से परेशान एक परिवार के 11 सदस्यों ने इच्छा मृत्यु मांगी है। परिवार ने राष्ट्रपति के नाम चिट्ठी लिखकर इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है। ग्वालियर जिले के विरावली रायपुर कला गांव में रहने वाले शाबिर खान ने परिवार सहित इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है। साबिर का कहना है कि रायपुर गांव में उसके परिवार की 1 बीघा 2 विस्वा खेती की जमीन है। सरकारी दस्तावेजों में दर्ज ये जमीन उनके संयुक्त परिवार की है। जमीन का सीमांकन बटांकन के लिए 2 महीने पहले ही तहसीलदार के यहाँ आवेदन लगाया गया था, लेकिन इस पर अमल नहीं हुआ। इल्जाम है कि इलाके के कुछ दबंगों ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया। कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके खिलाफ मैंने तहसीलदार साहब के पास आज से 1 महीना से ऊपर से मैं चक्कर लगा रहा हूँ। अवैध कॉलोनी का निर्माण कर प्लॉट काट कर लोगों को फर्जी दस्तावेज दिखाकर बेच दिया गया। साबिर का कहना है कि जब इसने समझाने की कोशिश की तो परिवार को जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। साबिर का आरोप है कि राजस्व विभाग की मिलीभगत से उनकी जमीन पर फर्जीवाड़ा कराया गया है। क्या कोई नहीं आएगा और हमारी बहुत ऊपर तक पहुंच है और हमारी बहुत ऊपर तक है। हमने वो सीमांकन कैंसिल करा दिया है और अगर तुम कोई कानूनी कार्रवाई करोगे ज्यादा तुम्हारे काम है पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। इस प्रकार की मार की जान की धमकियां दे रही। साबिर का कहना है कि उनके संयुक्त परिवार के जीवन व्यापन का सहारा ये खेती की जमीन है। जमीन छिन जाएगी तो पूरे परिवार के पास खुदकुशी के सिवा कोई चारा नहीं है। इसलिए हमने परिवार सहित राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी है। और भारत सरकार प्रधानमंत्री जी के लिए, कलेक्टर साहब के लिए और एसपी साहब के लिए आवेदन दिया है। उस आवेदन के बाद मैं न्याय की अपील करता हूँ और अगर नहीं रुकते हैं तो वो मुझे मार दें तो मुझे इसकी भी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मैं वैसे भी मर जाऊंगा। क्योंकि हमारे पास शेष वही भूमि है अपने पालन पोषण के लिए। अगर कोई भूमि चली जाएगी तो हमारा तो वैसे ही मरना है। मामला पुलिस तक पहुंचा है तो अब एएसपी साहब कह रहे हैं जांच कराएंगे, तत्काल किसी से भिजवाएंगे और जो मुमकिन मदद होगी वो मुहैया कराएंगे। थाना प्रभारी से भी हमारी बात हुई तो उसके नॉलेज में नहीं है, पर जैसे ही आपने अभी मुझे बताया है तो थाना प्रभारी को जब आवेदन भेज रहे हैं आज ही पता कराते हैं क्या मैटर है, क्या जमीनी विवाद है, क्या और किस बात को लेकर उनको परेशानी है, तो पूरा उसमें इंक्वायरी करवाते हैं। क्या आवेदन है बड़ी गंभीरता से देखते हैं। आज ही अभी थाना प्रभारी जाएंगे, पता करेंगे क्या मैटर है और उसमें जो विधि सम्मत होगा उसका समाधान करेंगे। जमीन इंसान की जिंदगी से ज्यादा कीमती नहीं होती, लेकिन जो जमीन जिंदगी के गुजर बसर करने का सामान हो उसकी कीमत जिंदगी के बराबर ही होती है। इसलिए साबिर की जिंदगी बचाने यानी जमीन को बचाने की गुहार लगाई है। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। ब्रेक के बाद अब खबर देवघर से। यहां त्रिकुट पर्वत पर रोपवे की ट्रॉली टूट गई। बताया जा रहा है कि रोपवे का जो तार था वो ट्रैक से उतर गया। इसके बाद यह हादसा हुआ। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई जबकि कई और जो यात्री थे वो घायल हो गए हैं। घटना के बाद एनडीआरएफ की टीम स्थानीय लोगों की मदद से बचाव कार्य में जुटी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, आईटीबीपी के जवानों के साथ साथ पैरा मिलिट्री फोर्स के जवान भी जुटे हुए हैं। देवघर डीसी भी मौके पर डटे हुए हैं। डीसी के मुताबिक सभी जो 48 लोग फंसे हुए थे उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।